तो मोशन इन ग्रेविटी के जो टाइप 2 सवाल हमने करे हैं उन्हीं को हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनमें बेसिकली ये कहा जाता है ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से खड़े होकर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं और उनका मंत्रा होता है जी नेगेटिव, क्योंकि आप जानते हैं इसकी अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी पूरी की पूरी रिटार्डेड होती है। अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी पूरी की पूरी रिटार्डेड होती है। तो क्वेश्चन है, a body is projected vertically up, initial velocity इसकी 20 मीटर पर सेकंड है on a planet where acceleration due to gravity 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये जरूरी नहीं है कि g की वैल्यू हर बार 10 ही हो, या आपको निकालने को भी दे सकते हैं। g की वैल्यू भी अननोन हो सकती है, आपसे 10 लेने की कोई निश्चित बात नहीं है। सवाल में कुछ अपने आप समझ में आएगा आपको कुछ 10 लेना है कि कुछ और लेना है। तो पहला पार्ट है, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अगर इसे नीचे से ऊपर फेंका है तो पहला मेरा मतलब है जी नेगेटिव, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ क्योंकि उसने टाइम मांगा है। टाइम अगर मांगा है तो ये वाला फॉर्मूला तो आ ही नहीं पाएगा, इसमें तो टाइम आता ही नहीं है, या ये आ पाएगा या ये आ पाएगा। और उसने हाइट की कहीं बात नहीं की है। तो हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, पॉइंट जरूर हाईएस्ट है पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि उस y की वैल्यू मुझे पता नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाती है 0, तो 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी, तो u इज इक्वल टू जी टी, तो t इज इक्वल टू u बाय a। अगर जनरल बात करूं तो ये स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला होता है। अगर किसी बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी u हो और रिटार्डेशन a हो तो वो u बाय a के बाद बॉडी रुक जाएगी। तो यहाँ ये u बाय g है, यहाँ ये u बाय g है, और u की वैल्यू उसने दी है 20 और g की वैल्यू दी है 10। तो हाँ, इसका आंसर आ रहा है 2 सेकेंड। हम ये नहीं चाहते कि आप स्टॉपिंग टाइम को एक स्टैंडर्ड बनाएं और इसका फॉर्मूला याद करें u बाय a, ऐसा हम नहीं चाहते। फिर भी थोड़ा अलग से ध्यान जाएगा उस पर हमारा। स्टॉपिंग टाइम u बाय a है, इसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लगे, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो समय लगता है उसको ये भी बोलते हैं टी एसेंट। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो समय लग रहा है, ऊपर जाने में जो समय लग रहा है उसको बोल रहे हैं टी एसेंट। और फिर आप तो जानते हैं आना और जाना सिमेट्रिकल होता है। हाँ, पार्ट नंबर 2 में अब आ जाएंगे हम। पार्ट नंबर 2 कह रहा है टोटल टाइम फॉर व्हिच द ऑब्जेक्ट स्टेज इन एयर। तो फिर आप जानते हैं कि अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी आर सिमेट्रिक, है ना? वही लिख लीजिए, अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी आर सिमेट्रिक। अगर फ्रिक्शन ना हो तो, इसलिए जो टी एसेंट होता है वही टी 20 मीटर होता है। डिसेंट, नीचे आना। मैं डिसेंट नहीं कह रहा, डिसेंट कह रहा। नीचे आने की जो इसकी जर्नी है वो टाइम फॉर डिसेंट है। और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जितनी देर पत्थर हवा में रहा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड टू ग्राउंड से फेंका था और वापस ग्राउंड पर आने में जो समय लग रहा है उसे हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो फिर वो टी एसेंट प्लस टी डिसेंट होता है, तो u बाय जी प्लस u बाय जी होता है, वो 2u बाय जी होता है। u बाय जी समय ऊपर जाने में लगता है, u बाय जी समय नीचे आने में लगता है। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2u बाय जी है, तो वो यहाँ पर हो गया 2 into 2, तो 4 सेकेंड। 2 आना और 2 जाना, टोटल टाइम जिसके लिए ऑब्जेक्ट एयर में स्टे कर रहा है वो है 4 सेकेंड। ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। टी एसेंट भी है u बाय जी और टी डिसेंट भी है u बाय जी, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u बाय जी। थर्ड क्या है, हाउ हाई डज इट राइज अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब हाइट की बात मांग रहा है शायद। हाउ हाई डज इट राइज अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
तो हाइट की बात कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, ये लग सकता है या ये लग सकता है। ये इसमें अगर टी मुझे पता होता शुरू से सवाल में टी दिया होता तो मैं ये फॉर्मूला डाल सकता था 2 सेकंड और इसमें वाई आ जाता, क्योंकि मुझे मालूम है 2 सेकंड से अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब मैं तो यही हाईएस्ट पॉइंट के नाम पे सबसे पहले आपको यही याद आना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। तो आपको हाईएस्ट पॉइंट के बारे में एक जानकारी है तो वही फॉर्मूले यूज करने चाहिए जिसमें v आता हो। अब अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है तो मैं वहां वेलोसिटी को 0 डाल दे रहा हूं और फिर इस g y को y नहीं, अब मैं h max लिख दे रहा हूं। जो मैक्सिमम हाइट है वो u स्क्वायर बाय 2g है h max, और मैं इन जनरल u स्क्वायर बाय 2a को स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है और आपने ब्रेक्स लगा दिए और रिटार्डेशन कांस्टेंट a है, तो जितना डिस्टेंस तय करके बॉडी रुकेगी उसे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, और वो u स्क्वायर बाय 2a है। आई समझ में? यहाँ पर वो u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा, तो हम वैल्यू डाल लेंगे। u है 20, तो 20 into 20 upon 2 into 10 g। सर 20। हाँ, ये 20 मीटर आ गया, 20 मीटर आ गया। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह को मैं बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं बनाना चाहता। आप ऐसा मत याद करिए कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2u/g है और जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो u स्क्वायर बाय 2g है। हर बार बेसिक से जाए तो अच्छा है, हर बार बेसिक से जाए। वो 3 फॉर्मूले हमारे लिए काफी हैं जो शुरू में पढ़ाए गए थे, उसी से हर क्वेश्चन को रिलेट करिए। इन्हें एडिशनल स्टैंडर्ड फॉर्मूला मत बनाइए। हालांकि बाय एंड बाय ग्रेजुअली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो चलेगा, फिर भी आप उन्हें स्टैंडर्ड नहीं बनाइए, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है। हर कोई सी हाइट के लिए भी फिर आप इसी को लगाने लगते। ये मैक्सिमम हाइट है, ये सिर्फ जब v 0 है तब का फॉर्मूला है, जब v नहीं भी 0 होता तो भी आप इसको लगाने लगते। ठीक है? वैसे 20 मीटर से जब फेंका है ना, तो मुझे पता है कि मेरी तो जो सीरीज थी मुझे पता है कि वो ये होगी, इसकी जर्नी ऐसे होगी, शायद ऑलरेडी मैं अज्यूम कर सकता हूँ ऐसे होगी। t इक्वल टू यहाँ 0 होगी, फिर t इक्वल टू 1 होगा, फिर t इक्वल टू 2 होगा, फिर t इक्वल टू 3 होगा और t इक्वल टू 4 होगा। और मुझे पता है ये आते समय ये 1:3 का रेशो होता है, तो ग्रेविटी में ये 5 मीटर होगा और ये 15 मीटर होगा, और ये जाते समय ये 15 मीटर होगा और ये 5 मीटर होगा। पूरा हिसाब किताब फिर कोई इमेजिन विजुअलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो 2 सेकंड्स ऑफ अपवर्ड जर्नी है ना, इसे मैं लास्ट 2 सेकंड्स ऑफ अपवर्ड जर्नी कह सकता। और लास्ट 2 सेकंड्स ऑफ अपवर्ड जर्नी इधर, यानी इधर लौटते समय फर्स्ट 2 सेकंड्स ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। और ग्रेविटी में तो मैंने सारी वैल्यूज मुझे अच्छे से याद है, 5 सेकंड 6 सेकंड तक की तो मुझे सारी वैल्यूज याद होनी ही चाहिए। 20 से अगर फेंका है तो 2 सेकंड बाद रुकेगा। और ये पूरी स्टोरी आपके सामने है, जो चाहे वो आपसे मांग ले। तो हाउ हाई डज इट राइज अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? हमें पता था कि पहले सेकंड में 15 मीटर जाएगा, अगले सेकंड में 5 मीटर जाएगा। इसको एक्चुअली मुझे -5 मीटर कहना चाहिए और इसको मुझे -15 मीटर कहना चाहिए। मैं काम करता हूँ, आपको यही पहले एक पॉइंट और एक अननोन और लिख दीजिए। ये चलिए ठीक है, इसकी बात करा देंगे। इसी को अब करते हैं व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। तो मुझे मालूम है यहाँ वेलोसिटी 20 है, यहाँ वेलोसिटी 10 होगी, यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, और 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी की वैल्यू -10 हो जाएगी, और 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी की वैल्यू -20 हो जाएगी। इस डायरेक्शन में आपने चीजों को पॉजिटिव डिफाइन किया है, तो इस डायरेक्शन में सारी चीजें नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है। फॉर्मूला है मेरे पास v = u - gt। इनिशियल वेलोसिटी है 20, g है 10 और t की वैल्यू है 3। न्यूमेरिकल इतनी आसानी से आ गया। ये अगर आपको याद नहीं करने तो मत करिए, ये बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल आ गया। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स? 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बड़े आराम से -10 आ गई।
मुझे दिख ही रहा था 20 से फेंका है, 1 सेकंड बाद 10 बचेगी, क्योंकि रिटार्डेशन 10 का है, तो 1 सेकंड में जो लॉस ऑफ वेलोसिटी है वो 10 है, और 1 सेकंड तक चलने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर डाउनवर्ड जर्नी शुरू होगी, और जर्नी कंटिन्यूसली रिटार्डेड है, तो 0 से -10 हो जाएगी, और -10 से -20 हो जाएगी। फिर वो तो इसकी पूरी की पूरी आई कैन विजुअलाइज एवरीथिंग अबाउट दिस मोशन। 20 से फेंका, यू आर इन अ पोजीशन टू विजुअलाइज एवरीथिंग। ठीक है, और इसी में अब ऐड कर लीजिए, जैसे मैं यही कह रहा हूं आपसे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। तो h nth का y nth का फॉर्मूला आ जाएगा u minus g by 2 into 2n minus 1, u at 20 minus 5 and ये 9 हो जाएगा, तो 20 minus 4 to the 8 minus 1 7, 20 minus 7 by 35, ये -15 आ गया ना। ये माइनस में मैं इंटरेस्ट हूँ दिखाने में कि अब ये डिस्टेंसेस अपने आप नेगेटिव आ रहे हैं, माइनस में मैं इंटरेस्टेड हूँ ये बताने में कि अब रिटर्न जर्नी में सारी चीजें अपने आप नेगेटिव आ रही हैं, यही दिखाना था मुझे। ठीक है, फिर मैं इसमें ये भी पूछता हूँ, चलिए आपसे लिखिए एक और बात कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स 35 मीटर। हाँ, तो 2 सेकेंड्स पे क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रहा है ना, तो पहले 0 से 2 निकालेंगे, फिर 2 से 3 निकालेंगे। लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज गेटिंग रिवर्स्ड at t is equal to 2. Direction of motion is getting reversed at t is equal to 2. So we will break the journey in 2 parts. We will break the journey in 2 parts. First we will calculate displacement in 0 to 2 seconds. Displacement in 0 to 2 seconds, and then displacement between t is equal to 2 and between t is equal to 3. t is equal to 2 में और t is equal to 3 के बीच में, यानी 3rd सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। और क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना है, यू विल ऐड देयर मॉड्स, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है आप उनके मॉड को ऐड करेंगे। जो पहले 2 सेकेंड में जो y1 आएगा ना, जो y1 आएगा वो आएगा +20, और जो 3rd सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा -5। पर अगर मुझे टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता तो मैं 20 -5 कर देता, पर मुझे डिस्टेंस अगर चाहिए तो मैं इनके मॉड को ऐड करूंगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस चाहिए तो मॉड को ऐड करूंगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। 20 ये ऊपर गए और 5 ये नीचे आया। कैलकुलेशन से ये नेगेटिव आ रहा था, h nth का फॉर्मूला लगाया तो मैंने, ये माइनस साइन मुझे सब बता रहा है कि हाँ इसने लौटना शुरू कर दिया है। इस डायरेक्शन में सारी चीजें पॉजिटिव हैं और इस डायरेक्शन में सारी चीजें नेगेटिव हैं। डिस्टेंस अगर निकालना हो तो ये माइनस साइन इग्नोर करना पड़ता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनीवे, इस क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट है आपके सामने वो ये है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू रीच अ पॉइंट 10 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये अच्छा केस है। 2 plus minus इससे बोलिए 2 plus minus √2। हाँ, ऑलराइट, ठीक है। How long will it take for the ball to reach a point 10 meter above the point of projection? तो शायद मेरी इक्वेशन तो यही आएगी, y की वैल्यू उसने मुझे दी है। एक तो अप का केस है, अप का केस है इसलिए मैंने g नेगेटिव ले रहा हूँ बार बार। अब मैंने g नेगेटिव और y है 10 to reach a point 10 मीटर, y है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 20 t minus 5 t square, so that makes it minus 5 t square plus 20 t minus 10 is equal to 0, यानी t square minus 4t plus 2
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसे वो रूट पर सम वाले मेथड से करता हूं। सम है इसका -b/a यानी 4। सम है 4, ये लिख लेता हूं पहले। इसका सम है -b/a जो होता है वो है +4, और s/2 जो आपको लगेगा वो है 2, और जो प्रोडक्ट है वो c/a होता है और वो है 2। अब सम बाय 2, s/2 का आधा 2 + x और 2 - x को आप 2 से इक्वेट करिए, तो 4 - x² को आप 2 से इक्वेट करेंगे तो x² 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू √2 हो जाएगी। x की वैल्यू √2 हो जाएगी। अब आपकी जो पहली रूट है ना t1, वो s/2 + x है, और जो दूसरी रूट है यानी t2 वो है s/2 - x, है ना। आप अपने कन्वेंशनल मेथड से भी कर लीजिए, और हम तो इसी मेथड को मैं तो फॉलो करूंगा आपसे, s/2 + x और s/2 - x वाले से। तो s/2 की वैल्यू 2 थी और x की वैल्यू आई है √2, तो एक टाइम है 2 + √2 और एक टाइम है 2 - √2। बस ये फाइनल आंसर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी टाइम निकालना था, तो एक टाइम है 2 + √2 और एक टाइम है 2 - √2। एक टाइम आ रहा है काफी छोटा, और 2 + √2 यानी 2 + 1.4 जा रहा है करीब 3.4 सेकेंड्स, और ये आ रहा है 2 - √2 यानी 2 - 1.4 यानी करीब 0.6 सेकेंड्स। 0.6 सेकेंड बाद भी ये 10 मीटर पे होगा। 0.6 सेकेंड बाद भी ये 10 मीटर की हाइट पे होगा, और 3.4 सेकेंड बाद भी ये 10 मीटर की हाइट पे होगा। वो मुझे मालूम है, एक बार ये अपवर्ड जर्नी में होगा ऐसा, और एक बार ऐसा डाउनवर्ड जर्नी में होगा। यहां से 1 सेकेंड बाद में ही वो 15 मीटर की हाइट पे होता है, ऐसा रहता है। t = 0 पे यहाँ है, t = 1 पे यहाँ है, ये 15 मीटर है, तो 10 मीटर में तो आपको पता है कि 10 मीटर तो 1 सेकेंड से कम नहीं हो जाएगा ना। और लौटते समय ये t = 2 है और ये t = 3 है, तो यहाँ पर 3 से तो थोड़ा ज्यादा टाइम आएगा ना। अगर ये पिक्चर विजुलाइज कर पाए तो पूरी अच्छा है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वेशन सॉल्व करने में दम लगाएं। मुझे मालूम है 1 सेकेंड बाद वो 15 मीटर की हाइट पे होता है। यहाँ से 20 की अगर स्पीड से भेजा है तो ये लास्ट 2 सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी है, तो 1 सेकेंड बाद ये 15 मीटर होता है और ये 5 मीटर होता है अगले सेकेंड में। तो 10 की हाइट पे वो कब होगा? 1 सेकेंड से भी कम समय के बाद। तो 1 सेकेंड से भी कम समय आ रहा है, ठीक है। बेस्ट तो काम केवल ये है कि इक्वेशंस बनाइए और सॉल्व करिए, किसी भी स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद ना रखें। ऑलराइट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। A ball thrown vertically up returns to the thrower after 8 seconds. Speed with which it has been thrown up. Sir, 39.2 meter per second. Sir, 40. हाँ ठीक है, अगर जी मैंने कुछ नहीं दिया तो आपको कायदे से तो 9.8 लेना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, सारा कुछ छोड़ दीजिए, आप सबसे पहले ये बताइए कि जब ऑब्जेक्ट ये बॉल वापस थ्रोअर के हाथ में आ चुकी है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. बहुत बढ़िया, 0. बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लिख दीजिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट is at highest point then v is equal to 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे दीजिए इस बात पे। ऑब्जेक्ट जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो v 0 होता है, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बैक ऑन द ग्राउंड से ही फेंका था तो y 0 होता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल में लाइन आपको बहुत ज्यादा काम आएगी कि वापस जब ग्राउंड पे आ गए ना तो y 0। अब मैं इसके y की इक्वेशन लिख लेता हूँ। y की इक्वेशन है ut - ½ gt²।
मैं v इज इक्वल टू u माइनस जे टी की तो बात कर नहीं सकता, क्योंकि मैं y को 0 डालना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर मैं y को 0 डाल दूंगा तब तो v और u बराबर आ जाएंगे। इसमें तो y आ ही नहीं रहा। I want to make use of the information which I have deduced from the above discussion that y is equal to 0. तीन इक्वेशन है, इसमें डाल दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा और v और u बराबर आ जाएगा। वो ये कहेगा कि जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट ऊपर गया था उसी स्पीड से वापस लौट रहा है, आना और जाना क्योंकि सिमेट्रिक होता है। इस इक्वेशन में y को 0 डालता हूँ। अगर इस इक्वेशन में y को 0 डाल दूं तो ut is equal to half gt square या u is equal to half gt। ये इसी से आ रहा है t is equal to 2u by g। ये वो टोटल टाइम होगा जितनी देर बाद ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। इसी को हमने टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कहा था। मैं तो कभी नहीं चाहता कि आप 2u by g को स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करें टाइम ऑफ फ्लाइट का। मैं तो ये चाहता हूं कि आप ये ध्यान रखें कि वापस ग्राउंड पे आ गया ना तो सीधे y को 0 डालें। y को 0 डालें। अब जो निकालना हो, उसने कहा स्पीड विद व्हिच इट हैज बीन थ्रोन आउट, तो स्पीड ही अगर निकालनी है तो बस मैं यहीं रुक जाऊंगा, हाफ gt। और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड्स है, फिर 40 आ गए। हाँ, आप ये कह सकते थे कि अगर ये 8 सेकंड बाद वापस ग्राउंड पे आ गई है तो 4 सेकंड इसे जाने में लगे होंगे और 4 सेकंड इसे आने में लगे होंगे। मैं तो पर इसी तरह से कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा इन इंफॉर्मेशंस को यूज करना चाहता हूँ कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है अभी तो v को 0 डालो, और अगर वापस ग्राउंड पे आ गया है तो y को 0 डालो। बाकी ये बात सही है आपकी कि 8 सेकंड अगर आना जाना टोटल है तो अपवर्ड जर्नी 4 सेकंड में हुई है, और फिर आप v इक्वल टू u माइनस gt से स्पीड निकाल सकते हैं। 40 स्पीड 40 है, तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है 78.4 मीटर। 136.80 कोई फार्मूला यूज 78.4। सर 80। ठीक है, आप सही जवाब दे रहे हैं, पर आप मेरी बात सुनिए। अगर मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है तो मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज नहीं करना चाहूंगा। मैं तो बोलूंगा मैक्सिमम हाइट यानी v0। बस इनको अपने टूल बना लो। जहां पे कहीं भी कोई दिक्कत आए तो पूछो v0 डालूं कि y0 डालूं। हाईएस्ट पॉइंट है तो v0, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, और अब हाईएस्ट पॉइंट है तो मैं इस y को h max लिख सकता हूं। हाईएस्ट पॉइंट है तो y को h max लिख देता हूं, तो h max है u स्क्वायर बाय 2g। तो u है इसकी 40, तो 40 to 40 upon 20, so that makes it 80। ठीक है, और मैं इसका भी पूरा कच्चा चिट्ठा बनाना चाहता हूं। मैं इसकी पूरी कहानी बनाना चाहता हूं 4 सेकंड वाले की। 4 सेकंड वाले की मैं कहानी बनाना चाहता हूं। ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 1 है, और ये t इज इक्वल टू 8 आएगा, तो ये t इज इक्वल टू 7 आएगा, फिर ये t इज इक्वल टू 2 आएगा इधर, और इधर t इज इक्वल टू 6 आएगा, फिर ये t इज इक्वल टू 3 आएगा, और ये t इज इक्वल टू 5 आएगा, ये t इज इक्वल टू 4 आएगा, और ये t इज इक्वल टू, हाँ मतलब 4 ही हाईएस्ट पॉइंट है, यही है बस, ये भी t इज इक्वल टू 4 ही है। ये ऊपर जाते समय ये कहानियां हो रही हैं और नीचे आते समय ये कहानियां हो रही हैं। मुझे मालूम है ये 5 है, ये 15 है, ये 25 है, और ये 35। मुझे ये भी मालूम है कि ये अगर देखूं ये सबका सम है 1 4 9 16, 16 5 80, ये 80 है, ये 1 4 9 9 5 45 है, और ये 1 और 4 और 4 5 20, ये हाइट 20 है, और ये 5 उल्टा हो गया। ये शुरू में वेलोसिटी टोटल बता रहा हूं,
टोटल हाइट यहाँ से 80 है, डाउनवर्ड जर्नी नहीं ले लिया करें भाई, हमारे लिए आसान है। ये 5 प्लस 50, ये 5 ही रहेगा, और ये 5 प्लस 15 20 हो जाएगा, और ये 20 प्लस 25 45 हो जाएगा, और ये 45 प्लस 35 80 हो जाएगा। ये वही काम है। पूरी पिक्चर हम चाहें तो इमेजिन कर सकते हैं, और नहीं करना तो कोई जरूरत भी नहीं है इसकी। वो तो पूछ रहा है पोजीशन आफ्टर 6 सेकेंड्स, तो मेरे को ये डायरेक्ट दिख रही है, ये 80 गया और ये 20 वापस आ गया, ये इसकी पोजीशन है 6 सेकेंड्स के बाद। वहां से 20 है, यहां से शायद 60, ऊपर से 20, तो नीचे से 60 है, 25 प्लस 35 60। और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, y is equal to ut minus 5t square। और अब तो अच्छी बात यह है कि t दे दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बन रही। u है 40, t है 6, minus 5 into 6 square, तो 240 minus 36 5 जा 180, ये 60 मीटर बड़े आराम से आंसर आ गया। 6 सेकेंड्स बाद इसकी पोजीशन क्या है वो y के फॉर्मूले से निकाल लीजिए, ये इतना सा है। पर हमने कोशिश तो की है कि ये सब भी आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग रहे, आप सब कुछ पिक्चराइज कर सकें। अगर आप इसको थोड़ा बहुत टाइम देंगे तो आपको रिटर्न तो मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छा खासा। इट्स अप टू यू। The best methods are always the mathematical methods and the basic methods. They are always the best methods. उसी को बढ़ावा दीजिए। कह रहा है body is thrown vertically up from ground. It is found to be at height h, both after time t1 and time t2. To find that height, T1 के बाद भी वही है और T2 के बाद भी वही है, तो आप जानते हैं कि एक बार लिख सकते हैं आप चाहे तो कि इट विल अकर वंस इन अपवर्ड जर्नी एंड वंस इन डाउनवर्ड जर्नी। इस पॉइंट से गुजरेगा एक बार ऊपर जाते समय और एक बार नीचे आते समय। ये एक क्वेश्चन हमने देखा था 2 + √2, ये वाला 2 + √2 था और ये 2 - √2 था। फाइंड दैट हाइट। पहले तो एक वार्निंग आप ये लिख लीजिए कि कभी कभी आपकी ज्यादातर टेंडेंसी होती है ये हाइट निकालने की। वार्निंग लिख दीजिए, दिस हाइट इज नॉट h max, दिस हाइट इज नॉट h max। चक्कर क्या होता है कि आपको धीरे धीरे h max का फॉर्मूला याद हो जाता है u²/2g, और फिर आप तो कहीं भी u²/2g मार देते हैं। वार्निंग लिख दीजिए, डू नॉट अप्लाई u²/2g एनीवेयर। u²/2g की आदत बड़ी डेंजरस पड़ जाती है आपकी। उसके अपने फायदे भी हैं पर आपको उसका नुकसान ज्यादा होता है। कौन सी हाइट निकालनी है ये आप ध्यान से देखें। तो मेरे को इससे मतलब नहीं है कि अपवर्ड जर्नी है कि डाउनवर्ड जर्नी है, अब तो कोई डेटा दिया नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल बेसिक से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये टाइम t1 के बाद मान लेता हूँ और ये टाइम t2 के बाद मान लेता हूँ। ये जो है ना, टाइम मैंने हमेशा कहाँ से नापा है, टाइम हमेशा ग्राउंड से नाप रहे हैं। ये बात आप समझ जाइए, लिख दीजिए। टाइम विल ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग अप। वही हमारा t = 0 है। टाइम विल ऑलवेज बी मेजर्ड, फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप। वही हमारा t = 0 है, वही t = 0 है। तो दो इक्वेशन लिख दीजिए, एक लिखिए h = ut1 - ½ gt1² और दूसरे में भी h है ut2 - ½ gt2² है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कौन सी गो जर्नी है और कौन सी रिटर्न जर्नी है। इससे मुझे मतलब नहीं है कि ऊपर जा रहा है कि वापस आ रहा है। मैं तो ये इक्वेशन डालूंगा क्योंकि मैंने तो ऊपर फेंका है, तो मेरे लिए तो एक ग्रेविटी का टाइप 2 न्यूमेरिकल है। मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका है तो जी नेगेटिव है। मैंने पूछा प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम ग्रेविटी, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी,
ग्रेविटी नीचे है और मैंने ऊपर फेंका है, द जर्नी इज कंटिन्यूअसली रिटार्डेड। अब मैं इसमें इसको पहले तो हालांकि हाइट निकालनी है मुझे, पर मैं पहले हाइट को एलिमिनेट कर देता हूँ, वही आसान दिख रहा है। हाइट को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो इन दोनों इक्वेशनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ, और अब सारे u के टर्म में एक ही तरफ ले आता हूँ। ये वाला वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। t1 माइनस t2 इज इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2। ये और ये कैंसिल हो गया, तो एक रिजल्ट तो मेरा ये आ गया, u इज इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t। एक रिजल्ट तो बढ़िया ये आ गया, u इज इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काम का है, थोड़ी देर में मैं इसे याद दिला के दूंगा आपको। आप t1 प्लस t2 को 2u बाई जी कह सकते हैं, बल्कि ये इसी रूप में ज्यादा काम का है, ऐसे ही याद करना है आपको, अलग से याद करा देंगे। हाँ दानिश बोलिए। सर आपने जो सेकंड इक्वेशन बनाई है h इज इक्वल टू यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, वो y माइनस h होनी चाहिए ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूरा t2 तक माइनस जितना h है। हाँ, उसने उस हाइट को y कह दिया है एक्चुअली, इसने इस हाइट को h कह दिया है, तो मैंने y को h ले लिया है। ये जमीन से पोजीशन इसकी ये भी y है और ये भी y है, और उसने उस हाइट को h कह दिया है। देखो इक्वेशन बेसिकली y के टर्म्स में बनानी थी। नहीं सर, मेरा मतलब t2 तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस h होगा ना, यू टी टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं, हाइट हम हमेशा जमीन से नापते हैं। अगर ये मान लीजिए 60 मीटर है और ये टोटल 100 है, ये 100 है और ये वापस सपोज 40 हो गया, तो 100 माइनस 40 तो प्लस 60 बचा ना। आप डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा यहाँ से नापेंगे, इनिशियल से फाइनल की तरफ। ये इनिशियल और ये फाइनल, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नापेंगे तो नेगेटिव आएगा। हम अभी भी बता रहे हैं कि ये प्लस वाई है, इस डायरेक्शन में सभी चीजें पॉजिटिव हैं, और पहले इसको भी यहाँ से नाप रहे हैं और इस हाइट को भी ग्राउंड से नाप रहे हैं। हाइट्स आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो एक तो ये रिजल्ट याद रख लीजिए, और अब उसके बाद पार्ट बी कैसे करेंगे, मतलब आपको हाइट निकालनी है। अब आप h को u स्क्वायर बाय 2g में डाल दीजिए, और ये u आपका फॉर्मूला आ ही चुका है। आपको h निकालना है, h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाय 2g, और u आपका आ ही चुका है, बात खत्म। इससे आंसर आ जाएगा जो भी आना हो। कुछ गलत कह रहा हूँ क्या मैं? सर आपने तो कहा था कि u स्क्वायर बाय 2g नहीं लेंगे, मैक्सिमम नहीं है। वही चाह रहा था कि आप झगड़ा करो मेरे से। हाँ ये मैंने गलत कहा, ये मैंने गलत कहा, मुझको h मैक्स नहीं निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस किसी इक्वेशन में इस u को डाल देता हूँ। h निकालना है मुझे, मैं इसी इक्वेशन में वापस डाल देता हूँ। ये आ गया ना, u तो आ गया ना, मैं किसी भी एक इक्वेशन में अब इसको डाल देता हूँ। u है हाफ जी t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, हो गया हाफ जी t1 स्क्वायर प्लस हाफ जी t1 t2, ये माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और h का आंसर आ गया हाफ जी t1 t2। ये h का आंसर है। और हाँ, h मैक्स अगर मांगता तो मैं वो u स्क्वायर बाय 2g कर देता, वेयर u इज इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t। h मांगा है कि h मैक्स मांगा है, देखना होगा। उसने कहा फाइंड दैट हाइट, फाइंड दैट हाइट। ठीक है, ये आप
आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। इस रिजल्ट को मैं एक तरीके से और कैलकुलेट करवाता हूँ। आपको ये तो रखना पड़ेगा, ये तो याद करना पड़ेगा थोड़ा, अदरवाइज स्टेप ज़्यादा लगेंगे। इस पर 3 स्टार दे दीजिए। अगर T1 के बाद भी ऑब्जेक्ट हाइट एच पे है और T2 के बाद भी हाइट एच पे है तो आंसर है हाफ जी T1 T2। और याद करना इसलिए आसान है क्योंकि इट इज ऑफ द फॉर्म हाफ जी टी स्क्वायर। ये T1 T2 टी स्क्वायर है ना, डायमेंशनली हाइट निकालनी है हाफ जी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर है T1 T2। T1 के बाद भी ऑब्जेक्ट वही है और T2 के बाद भी वही है अगर, तो वो हाइट है हाफ जी टी स्क्वायर, यानी हाफ जी T1 T2। ओके, ऑल राइट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखिए, an object is thrown up from ground. An object is thrown up from ground. ऐसे बना देता हूं, A से B तक, B से ये C और ये D और ये चलिए E, ऐसे ये उसकी जर्नी है, ये उसकी जर्नी है। तो it is found to be at B after T1. ये ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका है, it is found to be at B after T1. अब from T is equal to 0, यानी instant of throwing up from ground। जब आपने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर फेंका था, हम उसको हमेशा t इक्वल टू 0 मानते हैं। तो यहाँ से T1 के बाद ऑब्जेक्ट पॉइंट B पे पाया जाता है। ये दोनों सेम हाइट पे हैं, जो D और D है ये सेम हाइट पे हैं। एंड द ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी एट D, and of course in the return journey, same height, D same height पर है after a total time T2। हमेशा total time ही होता है from the instant of projecting up। जब से आपने T को 0 कहा था, जिस इंस्टेंट से आपने ऑब्जेक्ट को, जिस इंस्टेंट से आपने T को 0 कहा था, उस इंस्टेंट से T1 के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पाया जाता है और T2 के बाद ये पाया जाता है। ये हाइट सेम है, ये हाइट सेम है। तो कैलकुलेट द टाइम ऑफ जर्नी DE। Calculate the time of journey DE। यहां से यहां तक जाने में T1 लगा और ये T2 लगा, तो ये कितना होगा? जर्नी DE का टाइम बताइए। कैलकुलेशंस कोई नहीं करनी है आपको, पेन रोक देंगे तो दिमाग चलेगा। हाँ शाबाश, ठीक है आंसर, बहुत ही बढ़िया स्वराज, मजा आ गया, आपने दिल खुश कर दिया आज। ऐसे आंसर दो ना यार, मजा आता है भाई, एनर्जी मिलती है हमको। हाँ मेरी लॉजिक यही है कि पूरी सिमेट्री होती है, तो अगर इस जर्नी में टाइम T1 लगता है तो इस जर्नी में भी टाइम T1 लगेगा, इसलिए इस टाइम को आप T1 लिख लीजिए, बस बता दीजिए ड्यू टू सिमेट्री। क्योंकि आना और जाना पूरा सिमेट्रिक होता है, यहाँ से यहाँ की सारी बातें यहाँ से यहाँ पलट जाएंगी। जो यहाँ अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो वो यहाँ फाइनल वेलोसिटी होगी, और जो यहाँ वेलोसिटी है वही यहाँ वेलोसिटी होगी, बस डायरेक्शन बदल जाएंगे। जो स्पीड यहाँ है वही स्पीड यहाँ होगी, और जो स्पीड यहाँ है वही स्पीड यहाँ होगी।
सेम वर्टिकल हाइट पे हमेशा स्पीड सेम होती है, ये बात भी लिख दीजिए। ड्यू टू सिमेट्री इन द गो पाथ एंड इन द रिटर्न पाथ, सिमेट्री के कारण सेम पाथ जाने वाले रास्ते में और लौटने वाले रास्ते में एट सेम हाइट स्पीड्स आर सेम, स्पीड्स आर सेम। and velocities are different due to minus sign। किसी एक वेलोसिटी में माइनस साइन आता है, अगर मैं इसको यहाँ ये +40 होगी ना, तो यहाँ ये -40 होगी। यार बिल्कुल सही है, ड्यू टू सिमेट्री ये A से B जाने में अगर टाइम t1 लगता है, तो D से E आने में भी टाइम t1 लगेगा, D से E आने में भी टाइम t1 लगेगा। अब आप बता दीजिए नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी? गो पाथ एंड रिटर्न पाथ में मिला के टोटल टाइम t1 और t2 के टर्म्स में। हाँ ये t2 है और ये t1 है, तो टोटल टाइम बड़े आराम से आपको दिख रहा है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी, पूरी आना और जाना, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड बोलते हैं हम इसको, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर गया था और आपने वापस ग्राउंड में आ गया, टोटल टाइम ऑफ जर्नी t1 + t2 है। और वो 2u/g भी होता है, वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2u/g भी होता है। इससे हम हमेशा u निकाला करें, u निकालने का यही तरीका होगा, इससे हम u निकाला करेंगे। अगर t1 के बाद भी वही है और t2 के बाद भी वही है, तो बस जो भी जो उसने टाइम दिए हैं ना, जो भी जो टाइम दिए हैं t1 + t2, वो 2u/g होगा। अच्छा, सिमेट्री के कारण एक बात मैं और कह सकता हूं कि u/g तो आप जानते हैं मैक्सिमम हाइट का टाइम है। मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि जो t1 है ना, वो u/g - Δt है, और जो t2 है ना, वो u/g + Δt है, और इसलिए भी t1 + t2 2u/g है, ऐसा लिख दीजिए। where u/g the time to reach highest point from ground। टाइम ऑफ एसेंट या फिर वो टाइम ऑफ डिसेंट। ये जो t1 है ना, वन वे जर्नी में टाइम लगता है u/g, मैक्सिमम हाइट पे जाने में टाइम लगता है u/g। तो मैक्सिमम जर्नी का जो हाइट है उससे एक टाइम जितना कम है, दूसरा टाइम उतना ज्यादा है। ड्यू टू सिमेट्री t1 u/g से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय लग रहा है, t1 उससे जितना कम है, t2 उस टाइम से उतना ही ज्यादा है। t1 u/g से जितना कम है, t2 u/g से उतना ही ज्यादा है। अगर इसको भी हम फील कर रहे थे और हम इन दोनों को ऐड करते, तो t1 + t2 2u/g आता ना, ठीक है। आप इस सिमेट्री को अगर समझते हैं, और मैं आपसे बोलता हूं कि किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रहा हूं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप, ऑफ कोर्स फ्रॉम ग्राउंड, projected up from ground with a speed of 120 meter per second। अब 120 तक को तो हम पूरा नहीं जानते, अगर इसकी स्पीड 120 मीटर पर सेकंड है तो 12 सेकंड बाद जाके 0 होगी, 12 सेकंड बाद जाके 0 होगी। ये पार्ट तो वही लिख दीजिए, calculate the time to reach the maximum height, calculate the time to reach the maximum height।
क्या पूछा मैंने? मैक्सिमम हाइट यस कितना आ रहा है आंसर? 24 मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर बाय 2g, तो 120 into 120 upon 20, मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर बाय 2g, 6 हो गया, 720 मीटर, 720 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला है, वो मैंने यहां से निकाला है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g y होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है, तो u स्क्वायर 2g h max होता है, तो h max का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय 2g है। ठीक है, अब 720 मीटर तक का तो हिसाब में नहीं दे सकता, 4 सेकंड 5 सेकंड तक का तो मैं चाहता हूं कि आपको पूरा डेटा रटा रहे, और ये 12 सेकंड बाद जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी। पार्ट बी यही है सवाल का, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट यानी टाइम ऑफ असेंट 12 seconds 12 seconds. v is equal to u minus gt, हाईएस्ट पॉइंट पे v0, तो u is equal to gt, तो टाइम ऑफ ascent है u by g, हाँ 120 by 10, 12 सेकंड बाद ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए, अगला पार्ट में ये है कि it is found to be at a height h above the ground, it is found to be at a height h above the ground after t is equal to 9.1 second, after t is equal to 9.1 second, full stop, है ना? And after what time from the beginning, after what time from the beginning will it be found to be at same height again? After what time from the beginning will it be found to be at same height again? At t is equal to 15 seconds. कितना 15? Yes, sir. Sir, 14. मैंने 9.1 बोला है पहले। Sir, 14.9. अच्छा 14.9. 14.9 हाँ, जो T1 है वो U by G माइनस डेल्टा T है, ये सिमेट्री होता है पूरा। ये अगर ये 9.1 है और ये 12 है, तो 12 से ये जितना कम है ना, 12 से ये उतना ज्यादा होगा। तो जो डेल्टा T है वो है U by G माइनस T1, तो 12 माइनस 9.1, तो जो डेल्टा T है वो है 2.9। अब जो T2 होगा वो होगा U by G प्लस डेल्टा T, तो होगा 12 प्लस 2.9 यानी 14.9। 9.1 के बाद जहां है टोटल 14.9 के बाद भी वही होगा। आई बात समझ में? एक टाइम U by G वाले टाइम से जितना कम है, दूसरा टाइम U by G वाले टाइम से उतना ही ज्यादा है। एक टाइम U by G वाले टाइम से जितना कम है, दूसरा टाइम U by G वाले टाइम से उतना ही ज्यादा है, ड्यू टू सिमेट्री। इसके रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। यहां से इनकी डिस्टेंसेस भी बराबर होते हैं और इनके टाइम्स भी बराबर होते हैं। ओके, आपको ये बस याद रखना है कि जो T1 प्लस T2 है, जो T1 प्लस T2 है वो 2U by G है। जो T1 प्लस T2 है वो 2U by G है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is projected up from ground with an unknown velocity u is found to be at the height of 80 meters after T1 and also after T2.
ऑब्वियसली ये फ्रॉम बिगिनिंग ही है, सारे टाइम हम बिगिनिंग सही नाप रहे हैं, ये हम दोबारा सवाल आपको बताएगा नहीं। आपको निकालना है कैलकुलेट T1 T2। T1 T2 का प्रोडक्ट क्या है ये आपको निकालना है। An object is projected up from ground with a known velocity u. It is found to be at a height h of 80 मीटर। T1 के बाद भी और T2 के बाद भी सारे टाइम उसी इंस्टेंट से नापे गए हैं जब ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फायर किया था। तो T1 T2 का प्रोडक्ट क्या है वो आपको निकालना है। ऑलराइट, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। हाइट दिए 80, y is equal to ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि अप जा रहा है इसलिए g नेगेटिव है, मोशन रिटार्डेशन का है। और T1 T2 चाहिए मुझे, अलग अलग T1 और T2 नहीं चाहिए, सिर्फ T1 T2 का प्रोडक्ट चाहिए। तो हाँ, एक मेथड तो आपको अगर पुराना फॉर्मूला याद है तो अच्छा ही है, उससे आप T1 T2 का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, 2y/g या 2h/g, जिससे आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर इक्वेशन बनानी है तो आप ये करेंगे ut minus 5t square, so 5t square minus ut minus 8t is equal to 0, है ना। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये प्लस 80 हो गया। अब T1 T2 चाहिए तो c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 80/5 ये 16 हो गया। बेसिक्स पे ज्यादा जोर दीजिए हमेशा। यू मुझे नहीं भी पता, अगर यू मुझे नहीं भी पता तो भी मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकता हूं c/a, ठीक है। अगर u पता होगा तो फिर मैं T1 T2 की वैल्यूज भी निकाल लूं। अगर u पता होगा तो मैं T1 T2 की वैल्यूज भी निकाल लूंगा। जब प्रोडक्ट चाहिए तो ये काफी है। अगर T1 T2 की वैल्यूज भी चाहिए तो फिर हमें स्पीड भी चाहिए होगी। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूं, क्वेश्चन ये है, an object is projected up from the ground with a speed of 160 फीट पर सेकेंड, और g की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम्स at which the object will be at a height of 96 मीटर, और हाइट का मतलब है ऑफ कोर्स फ्रॉम ग्राउंड। अब इन लोगों ने आपको यू भी दे दिया और जानबूझ के थोड़ा तंग करने के लिए एफपीएस सिस्टम में दे दिया। फुट पाउंड सेकंड वाला सिस्टम हमारे सिलेबस में अब रहा नहीं है, अंग्रेज लेगा इसको अपने साथ, छोड़ा नहीं है यहाँ पे। परंतु वो सवाल में आपको कभी कभार दे तो सकता है, क्योंकि उसने सारी वैल्यूज आपको दे दी, सारी वैल्यूज दे दी है। 96 फीट है ये हाइट भी, 96 फीट है, तो y is equal to ut minus half gt square, में y है 96 फीट, इनिशियल स्पीड है 160 t माइनस 32 बाय ये 16 t स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। हाँ, क्या आंसर दे रहे हैं सर? फाइंड द टाइम्स के आगे क्या लिखा है? फाइंड द टाइम्स एट विच the object will be at a height of 96 feet। तो ये 16 6 96 और ये हो गया 10t माइनस t स्क्वायर, ठीक है ना। तो t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सम है 10 और प्रोडक्ट है 6, तो 5 प्लस x और इधर 5 माइनस x इज इक्वल टू 6, है ना।
तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 6, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 19। अब जो टाइम आएगा ना t1 जो आएगा ना वो s/2 प्लस 5 प्लस x आएगा, एक आएगा 5 प्लस रूट 19 और जो t2 आएगा वो 5 माइनस रूट 19 आएगा। ये आंसर है। सम है माइनस b बाय a और प्रोडक्ट है c बाय a। s/2 प्लस x और s/2 माइनस x को प्रोडक्ट से इक्वेट कर दीजिए, उससे x निकाल दीजिए। एक रूट ये है और एक रूट ये है, t1 की वैल्यू ये है और t2 की वैल्यू ये है, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन ये है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप एट t is equal to 0, it is at a height of 80 meters at instants t1 and t2, also it is at a height of 60 meters at instants t1 dash and t2 dash। तो t1 plus t2 सर ऑप्शन डी। t2 dash में आपको रिलेशन बताना है। क्या बोल रहे हैं स्वराज? सर ऑप्शन डी। हाँ बोलिए। सर आपने जो डायग्राम बनवाया था उससे भी तो पता चल ही सकता है वो कि तो अच्छा है ही, पर फिलहाल तो हाँ मैं यही सुनना चाहता हूँ कि भाई t1 और t2 में भी सिमेट्री है और t1 डैश और t2 डैश में भी सिमेट्री है। जो परफेक्ट विजुअलाइजेशन है डायग्राम के बाद उसमें तो कोई प्रॉब्लम बचेगी ही नहीं, बट ये उसके पहले ही हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ऐसे सभी टाइमों का सम हमेशा 2u/g तो ही होता है। जो भी टाइम जो सिमेट्रिक होते हैं ये टाइम का सम हमेशा 2u/g होता है, इसलिए t1 प्लस t2 हमेशा t1 डैश प्लस t2 डैश होगा। ठीक है ना? इनिशियल वेलोसिटी इसने दी नहीं है, मैं मान लेता हूं कुछ और मेरे पास तो पूरा इसका डायग्राम है। ठीक है, मैं तो एक वैल्यू मान लेता हूं, चलो यही मान लेता हूं कि u मेरा चलो 50 है, सपोज ऐसा मान लेता हूं कि u 50 है, u दिया तो नहीं है, तो मेरे पास तो पूरी कहानी है, इसकी पूरी कहानी है कि एक h80 के लिए ये t1 और t2 कितने आएंगे मुझे पता है। 5 सेकंड्स बाद ये 0 होगा और यहां से लौटते समय ये 4 सेकंड बाद ये आएगा, ये 5 सेकंड हो जाएगा अगर 50 है तो, और ये 6 और ये 7 और ये 8 और इसमें 5 और इसमें हो गया टोटल 20 और ये हो गया टोटल 45 और ये हो जाएगा 9, तो ये 9 10 और ये 10, ये तो इसमें मालूम है क्या है, इस केस में मुझे t1 पूरा पता है कि t1 जो है ये 8 है और यहाँ से 1 है और यहाँ से 2 है, मेरे ख्याल से t1 2 आएगा और t2 9 आएगा। नहीं, खैर वो इस वाले ग्राफ से आप कर सकते हैं, पर उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, नहीं कर रहा मैं उससे अभी, उसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली ऐसे सभी सिमेट्रिक टाइम्स का जो सम है, सेम हाइट पे होने का जो टाइम होता है, सेम हाइट पे होने का जो टाइम होता है, उनके टाइम्स का हमेशा सम 2u/g होता है, वो हाइट कोई भी हो। अगर ये 60 की जगह बोलता है कि साहब 31.25 की हाइट है और उसके लिए टाइम एक का x है और एक का y है, तो x प्लस y भी 2u/g आता है। इसकी सुंदरता ही यह है कि इसमें इसने u का टर्म दिया भी नहीं है, और फिर ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। टिपिकली एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं जो ज्यादा टाइम भी नहीं खाते और आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी चेक कर लेते हैं, और आप अगर सॉल्व करने बैठे या डायग्राम बनाने भी बैठे तो भी टाइम लगेगा, कंफ्यूजन भी होगा। ये आपको समझना है कि सिमेट्री है अगर तो कोई सी भी पॉइंट पे आप हो, कहीं भी आप हो, आप यहां तक के जो टाइम्स हैं, ये टाइम और इसका टाइम का सम भी 2u/g होगा, और ये टाइम और यहां तक के टाइम का सम भी 2u/g होगा, और यहाँ का टाइम भी 2u/g होगा। सेम हाइट पे होने के लिए कोई सी भी वो हाइट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाइट, ऐसे ही चलिए लिख दीजिए
irrespective of the value of h, irrespective of the value of h in a given upward journey, in a given upward and return journey, given upward journey हो या return journey हो, तो irrespective of the value of h and u, ना तो u पे फर्क पड़ता है ना h पे फर्क पड़ता है, the sum of times to be at a given height sum of times to be at a given height it is always 2u by j. इसलिए यहाँ t1 plus t2 और t1 dash plus t2 dash बराबर थे, ठीक है? ओके, लिखिए क्वेश्चन फिर से, सेम क्वेश्चन है. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, object is thrown up, it is at the same height after 3 seconds and 7 seconds. It is at the same height after 3 seconds and 7 seconds. Calculate maximum height. इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है. सर 105 50 105. हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है. अननोन फिर से देखिए क्या मांगा है. सिर्फ यही समझाने के लिए मैंने सवाल दिया है आपको. 50 मीटर. 125. सर टोटल टाइम कितना है? यार मेरे को कुछ भी नहीं पता, मुझे केवल ये बताया गया है कि इट इज फाउंड टू बी एट सेम हाइट आफ्टर 3 सेकंड एंड 7 सेकंड. Sir, 12.5 meters. सर 105. 12.5 मीटर हाइट बहुत कम होती है. देखिए मैंने आपसे ये कभी नहीं मांगा. अच्छा हाँ, इनिशियल वेलोसिटी तो देने सर 50 मीटर. सर इनिशियल हाइट मांगी है, मैक्सिमम हाइट. हाँ निशिता, सर इनिशियल वेलोसिटी सर u इक्वल्स टू 10 आ रहा है. U10 आ रहा है ना. भाई जो U1 प्लस T1 प्लस T2 है, जो T1 प्लस T2 होता है वो 2u by g होता है. तो 3 plus 7 is equal to 2u by 10. 10 is equal to u by 5. तो u is equal to 50. और अगर मैं वो हाइट मांगता ना तो आपका आंसर आता हाफ जी T1 T2, और उसके लिए तो आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती. 5 into 21 तो आपका आंसर आ जाता है 105. पर मैंने आपसे मांगा है h max और वो होगा u square by 2g. तो वो उसके लिए मुझे ये चाहिए 2500 upon 2 into 10 250 by 2. हाँ 125 मीटर. शायद शांभवी ने सही आंसर बोला था. इसमें आपको ये देखना था, मुझे पता है कि आप हाफ जी T1 T2 पे ही भागोगे, पर मैंने इसलिए h max पूछ लिया, ठीक है ना. y का फॉर्मूला होता है ut माइनस हाफ जी t स्क्वायर. ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy. h max की अगर बात कर रहा है तो ये 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g h max. ये तो u square by 2g is equal to h max. h max पूछा है, बॉन्डिंग फिर से वही लिख दीजिए कि चेक केयरफुली दैट वी हैव टू कैलकुलेट h और h max. ये ध्यान से देखें कि हमें h निकालना है कि h max निकालना है. h निकालना है कि h max निकालना है, ये ध्यान से देखें.
इक्वेशन है आपके सामने कि पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप, its velocity at half the maximum height is 10 मीटर पर सेकेंड। अब की वजह से मैंने सवाल ले लिया कि आपको पता है कि g माइनस आएगा, हम देखिए क्या करना होगा। शायद कहता है हाफ द मैक्सिमम हाइट, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये ग्राउंड है, इसको h/2 ले लेते हैं, और अगर ये h/2 है तो ये पूरा h है, और इसे पूरा h कहने का फायदा नहीं है, इसे भी h/2 कह दो, क्योंकि यहाँ मेरी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इस जर्नी के लिए मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 है। मैं खाली इस जर्नी के लिए इक्वेशन लगा देता हूँ। v और u दिए हुए हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy, ये v 0 है, और इस जर्नी के बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी 10 है, और ये जो h है इसको आपको h/2 बोलना है। तो 100 इज इक्वल टू 10h, h इज इक्वल टू 10 मीटर। इसका बहुत शानदार आंसर आ गया। इस जर्नी की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो थोड़ा मुश्किल है। एक तो मुझे यहाँ वेलोसिटी नहीं पता, मुझे हमेशा उस जर्नी की इक्वेशन लिखनी चाहिए जिसके लिए या तो u 0 हो या v 0 हो, कोई एक तो 0 हो। अगर वही वेलोसिटी मुझे दे भी देता ना तो भी मैं इक्वेशन लिखने में कतराता। प्रेफरेबल हमेशा इक्वेशन तब आसानी से सॉल्व होगी जब या तो u 0 हो या v 0 हो, इसलिए इस जर्नी की इक्वेशन ही लिखनी चाहिए। कहता है a particle is thrown vertically up, its velocity at half the maximum height is 10 मीटर पर सेकंड। ये मान लीजिए मैक्सिमम हाइट है, यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ये इस जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी हो गई जिसकी फाइनल 0 है। ऐसी इक्वेशंस बनाने की अगर आप में कैपेसिटी है तो फिर आप फिजिक्स में बहुत हाई स्कोर ला सकते हो, बहुत हाई स्कोर। बस इतना समझ के अगर आप उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन एम एट समथिंग वेरी बिग इन फिजिक्स। चैप्टर बदल जाएंगे, फॉर्मूले बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे, पर मार्क्स केवल इसी कैपेसिटी से आएंगे। अगर आप सवाल पढ़ के इक्वेशन बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, तो मार्क्स बहुत सारे आएंगे। एनीवे, ऑलराइट, तो ये बात एक लिख दीजिए। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू राइट इक्वेशन of that part of the journey, always preferable to write equation of that part of the journey for which either u is equal to 0 or v is equal to 0. जिस जर्नी के लिए u 0 हो या v 0 हो, वो जर्नी के लिए इक्वेशन लिखना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। A body is projected up to the speed of 40 meters per second. 2 seconds later, another body is thrown up to the speed u. Find the value of u such that both the bodies reach the ground together. आपको जरूर दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड। स्वराज, आपका आंसर ठीक नहीं है, बाकी हाँ शायद निशिता का आंसर ठीक है। इसमें लिख दीजिए we should clearly think that which body is in motion for how much time? 20. नहीं, which body is in motion for how much time? सर 80। अगर दो बॉडीज मोशन में है ना तो आपको सबसे पहले यही करना चाहिए। सर 80। नहीं, कौन सी बॉडी कितने समय के लिए चल रही है?
कौन सी बॉडी कितने समय के लिए चल रही है, यही ध्यान से देखना चाहिए। ये 40 वाले का टाइम कितना है? T 8 seconds. 40 वाले का टाइम है 8 सेकेंड्स। तो दूसरी बॉडी का टाइम कितना हुआ? 6 seconds. 6 seconds. 6 सेकेंड्स। Sir, 76 point something. वही लिख दीजिए, द फर्स्ट बॉडी इज इन मोशन फॉर, उसका 2u/g आ रहा है 8 सेकेंड्स। And the second body is in motion for a total period of 6 seconds. For a total period of 6 seconds. इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। वन वे जर्नी का टाइम कितना हुआ? 4 seconds. अरे यार 3 seconds. 3 सेकेंड। अब दूसरी बॉडी के लिए आना जाना, हमको तो सारा मतलब दूसरी बॉडी में है, दूसरी बॉडी के लिए आना जाना पूरा 6 सेकेंड्स में पूरा हो रहा है। तो वन वे जर्नी का टाइम 3 सेकेंड्स है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 रही होगी, जो कि 3 सेकेंड बाद 0 हो गई। आंसर है 30 मीटर पर सेकेंड। और सबसे बढ़िया काम तो ये है कि फर्स्ट इक्वेशन जब मैं बनाऊंगा ना, तो y होगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और y है 0 ग्राउंड टू ग्राउंड, और u है 40 t माइनस 5t स्क्वायर। तो 40 t1 इज इक्वल टू 5 t1 स्क्वायर, तो t1 इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट बॉडी के लिए हो गया। ग्राउंड टू ग्राउंड में तुम y को 0 डालो, और यही u t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर में लगाओ। y 0 है, u मुझे निकालना है, इससे T2 आएगा 2u/g, 2u2/g, तो मैं u2 ले लेता हूँ। सेकेंड बॉडी है ये, फर्स्ट बॉडी थी इसका तो u1 दिया था 40, तो अब ये T2 आ जाएगा, मुझे u चाहिए, रादर मुझे u चाहिए, तो u2 इज इक्वल टू हाफ g T2, और जो टोटल टाइम है वो 6 है। जो टोटल टाइम है वो 6 है, 60/2, 30 इसका आंसर आ गया। ये आंसर है। आप क्या करो कि आने जाने के लिए ना इस इक्वेशन को यूज करो, और ग्राउंड से फेंका था और वापस ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ गया ना, तो y को 0 डालो। पहला ऑब्जेक्ट डेफिनेटली उसका आना जाना 8 सेकेंड्स में हो रहा है, और इसको जरूर पहुंच तो दोनों एक साथ रहे, और इसको चलने के लिए इसका मतलब 6 ही सेकेंड मिले। इसने जो जर्नी 8 सेकेंड्स में इसने जो मूवमेंट किया, जिसको टोटल टाइम में मिल रहा है वो 6 सेकेंड्स है। तो इस इक्वेशन में t को 6 डाल दो, और सबसे सुंदर इक्वेशन है, बेस्ट इक्वेशन है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर में अगर ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे आ गया है तो y को 0 डाल। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स अगर मोशन में है तो आपको यह देखना पड़ता है किस ऑब्जेक्ट को चलने के लिए कितना टाइम मिल रहा है। ये क्वेश्चन है, अ बॉय थ्रोज बॉल्स इन एयर। बोला तो नहीं है पर यही मानना पड़ेगा, ग्राउंड से देखा है। अ बॉय थ्रोज बॉल्स इन एयर, he throws one whenever the previous one is at its highest point। अगर जो बॉल पहले फेंकी थी वो यहाँ है, और ये यहाँ से सेकेंड बॉल को फेंकने वाला है। He throws the previous, he throws one, मतलब he throws a new ball, he throws a new ball whenever the previous one is at its highest point। And how high does the ball rise? ये height कितनी है? Height आपको निकालनी है। If we throw 60 balls per minute, सबसे पहले तो पर सेकेंड में ले आऊंगा, 60/60, 60 balls 60 सेकेंड, तो 1 ball per second। 14.7 है 14.7 meters। नहीं, चलिए ऑल राइट। हाँ सजल, आपको आंसर देना है। Yes sir, 4.9। एब्सोल्युटली राइट, वंडरफुल, वेरी गुड।
आपको ये देखना है, अगर हाइट चाहिए तो ये देखो कि या तो इनिशियल वेलोसिटी पता लग जाए या ये पता लग जाए कि टोटल कितने टाइम के लिए फ्लाइट है। कहता है वो 1 मिनट में 60 बॉल्स फेंक रहा है, तो मतलब एक बॉल 1 सेकंड में एक बॉल फेंक रहा है, 1 सेकंड में एक बॉल फेंक रहा है, मतलब हर बॉल को अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम मिल रहा है वो 1 सेकंड है। ये लिख दीजिए, टाइम अवेलेबल फॉर ईच बॉल to rise up to its highest point is 1 second. Time available for each ball to rise up to its highest point is 1 second. क्योंकि उसने बोला है कि वो 1 सेकंड में एक बॉल फेंकी, उसके 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंकता है, और ये भी पता है कि उसने दूसरी बॉल कब फेंकी है, जब पहली बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। इसका मतलब ये बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर 1 सेकंड बाद आई है, और ये तो फिर लास्ट 1 सेकेंड है। लास्ट 1 सेकेंड यहाँ एक वेलोसिटी 0 है और एक वेलोसिटी 0 है, तो मैं इसका फॉर्मूला हाफ जी टी स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो ये हाफ इंटू 5 या 9.8 इंटू 1, तो ये 4.9 मीटर हो गया। ये लास्ट 1 सेकेंड है इसकी अपवर्ड जर्नी का। मुझे हर बॉल की इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं दी, पर बस मुझे ये पता है कि ये जो सेकंड है ना, ये उसका लास्ट 1 सेकंड है, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है, और लास्ट 1 सेकंड में तो 5 मीटर की दूरी तय होती है, जो कि यहाँ 4.9 मीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, a man throws balls with same speed vertically upwards one after the other at an interval of 2 seconds. मतलब जब एक बॉल फेंकी उसके 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंकी। Option 3. Speed of throw. What should be the speed of throw so that more than 2 balls are in air at any given point of time? Option 3. नहीं, how 1 or 2 थोड़े सर ऑप्शन 1। इसको मैं थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा एम्बिग्विटी है, चलिए चलने देते हैं, डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको। सर फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक जवाब है। अब आप सुनिए मेरी बात कि अगर मैं नाइट ऑप्शन से देख लेते हैं स्पीड क्या क्या हो सकती है। एक 20 की स्पीड सोच लेते हैं और एक 10 की स्पीड सोच लेते हैं। अगर 10 की स्पीड से फेंकूंगा तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जब एक बॉल यहाँ है तो एक बॉल यहाँ होगी और एक बॉल यहाँ होगी, बल्कि तो उसने बोला है कि 2 सेकंड के इंटरवल पे फेंकिए, 2 सेकंड के इंटरवल पे फेंकिए। तो इसका पूरा एक्चुअली पूरा 2 कंडीशन एक तो इसने दी है। एक तो ये बोला है कि मोर देन 2 बॉल्स आर इन एयर, तो मेरे को डायग्राम बनाना चाहिए 2 बॉल्स का। ये मैं बनाता हूँ 1, मे बी ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसा है ना। पहली बॉल जो फेंकी थी वो जब यहाँ हो, यहाँ से फेंक रहा हूं मैं, एक बॉल फेंकी वो यहाँ आ रही है, दूसरी यहाँ, तीसरी अभी हाईएस्ट पॉइंट पे है, चौथी अभी यहाँ पर है इसके लेवल पे, और 5वीं यहाँ। ये केस हो सकता है, इसमें 1, 2, 3, 4 बॉल्स अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हैं। या फिर मैं ये केस देखता हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर ये केस है
अगर ये केस है तो अभी तो हवा में 2 ही बॉल्स है, मोर देन 2 बोला है उसमें, ठीक है। अगर ये केस है तो 2 बॉल एयर में है, पहली जब यहां आ रही है तो मैं चौथी फेंक रहा हूं, इसका मतलब मुझे ये केस लेना पड़ेगा, एटलीस्ट ये केस लेना चाहिए मुझे अगर पूरी सिमेट्री बरकरार भी रखनी है तो, क्योंकि इस समय 1 2 3 बॉल्स एयर में है, मोर देन 2 के लिए तो पहली पॉसिबिलिटी 3 बनती है ना, मोर देन 2 के लिए पहली पॉसिबिलिटी 3 बनती है, तो इसका मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए, इस बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है। अगर मैंने इसको 10 की स्पीड से फेंका, 10 की स्पीड से फेंका तो कहानी क्या बनेगी वो देख लेता हूं। अगर 10 की स्पीड से फेंका तो बस 1 सेकंड बाद ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगी और 1 सेकंड बाद वो यहां होगी, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2 सेकंड होगा, ऐसा लिख लीजिए। चलिए, for initial speed of 9.8 meter per second, initial speed of 9.8 meter per second, the total time of flight will be 2 seconds. The total time of flight will be 2 seconds. ये वाला डायग्राम बना दीजिए साथ में, ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। And in this case, maximum 1 ball can be in air. मैं जब यहां से पहली फेंकी, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद ये वाली पहली वाली यहां पहुंच गई, और बल्कि उसके फेंकने में भी इंटरवल 2 सेकंड्स का ही है, तो सीधे यहीं से बात करते हैं कि अगर फेंकने में इंटरवल 2 सेकंड है तो आना जाना टाइम 4 सेकंड, सीधे से यही लिख दीजिए आप तो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी मोर देन 4 सेकंड्स। Total time of flight should be more than 4 seconds. क्योंकि 2 सेकंड के इंटरवल पे फेंक रहे हैं ना, आना जाना 4 सेकंड हो गया, बस यहीं से पकड़ते हैं, केवल यही पकड़ते हैं, आना जाना 4 सेकंड हो गया। अगर आना जाना 4 सेकंड हो गया तो जो 2u/g है that should be greater than 4 seconds, वो इक्वल टू भी नहीं हो सकता, इसलिए u जो है वो ग्रेटर देन 9.8/2 into 4 होगा, u ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड होगा। बस यहीं से पकड़ लिया अपन ने। अगर 2 सेकेंड के इंटरवल पे फेंक रहे हो तो एक बॉल को आने जाने में 4 सेकेंड लगेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कम से कम 4 सेकेंड होना चाहिए, इस स्पीड से फेंको, ठीक है। तो जो टोटल टाइम है आने जाने का वो 4 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, तो u ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अगर 19.6 है तो बाउंड्री केस ये आ रहा है, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है और 4 यहाँ है। पर अगर इस टाइम अगर स्पीड मेरी 19.6 से थोड़ी भी ज्यादा है तो कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी यहाँ पर ये मैंने अभी फिर फेंकी ऐसा, ठीक है। तो ये 3 बॉल हवा में है, आप तो ये पकड़िए u/g शुड बी ग्रेटर देन 4, 2u/g आना जाना शुड बी ग्रेटर देन 4, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड में तो 100 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, उसमें बहुत सारी बॉल्स हवा में होंगी। एटलीस्ट 9.8 मीटर पर सेकंड में भी शायद ये ऑप्शन सही हो रहा है। 9.8 के बाद हालांकि वो 10 भी हो सकता है, पर एटलीस्ट 9.8, या बस इसलिए नहीं बोलेंगे एटलीस्ट 9.8 के बाद आंसर अगर 11 है तो दैट इज नॉट गुड इनफ फॉर अस। अगर 12 की स्पीड से फेंक रहे हैं तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसलिए खाली फर्स्ट इसका सही आंसर है। डाउट केवल ये आ रहा था कि 9.8 से बड़ा फिगर आना चाहिए। अब 9.8 से बड़ा तो ये है ही,
और 9.8 से बड़ा तो 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, इनसे फेंकेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, उसने कहा कि 2 सेकंड के इंटरवल पे फेंक रहा, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 4 सेकंड है। और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो स्पीड होनी चाहिए फिर वो इतनी होनी चाहिए कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड से तो ज्यादा ही आया। मैंने 2u/g को ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 नहीं लिखा, 2u/g को ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 नहीं लिखा, मैंने इसे ग्रेटर देन 4 लिखा, क्योंकि अगर ये 4 से ज्यादा है तो अगली बॉल भी थोड़ी सी हवा में आ जाएगी मेरी, ठीक है। A juggler throws balls into air. He throws a ball whenever the previous one is at its highest point. How high does the ball rise if he throws n balls per second? केवल आपको अब ये देखना है कि किस बॉल को अपवर्ड जर्नी के लिए कितना टाइम मिला। बस इस सवाल में तो क्लियर है, आपको ये देखना है, उसने बोला है n balls per second, तो बस वही लिख दीजिए कि टाइम इंटरवल बिटवीन throwing of successive balls, time interval between throwing of successive balls is 1 by n second. N balls in 1 second. So 1 ball in 1 by n second. और उसने ये भी कहा है कि whenever the previous one is at its highest point. So time of upward journey, he ascend 1 by n second है। वो दूसरी बॉल तब फेंक रहा है जब पहली अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, और 1 सेकंड में वो n बॉल फेंक रहा है, तो एक बॉल के फेंके जाने के 1 by n सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंक रहा है, और ये टाइम उसका टाइम ऑफ एसेंट भी है, ये टाइम ऑफ एसेंट भी है। तो मैं टाइम ऑफ एसेंट होता है u/g, v is equal to u minus gt, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो u is equal to gt और t है 1 by n, u आ गया g by n, और फिर v square is equal to u square minus 2g y, 0 square is equal to u square minus 2g h max, और वो यही पूछ रहा है हाइट निकालना है। एक्चुअली अननोन क्या है, वो ये है, हाइट निकालना है। जो h max है वो u square by 2g है, तो मैं u आ रहा है g by n, तो 1 by 2g into g by n का स्क्वायर, तो रहेगा 1 by 2g into g square by n square, तो g अपॉन 2n स्क्वायर या फिर 5 अपॉन n स्क्वायर इसका सही जवाब है, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है दो बॉलों को फेंके जाने के बीच में इंटरवल कितना है। 1 सेकेंड में n बॉल्स, तो एक बॉल और दूसरी बॉल के बीच में इंटरवल है 1 by n, और असली बात उसने ये दी है कि उसने दूसरी बॉल तब फेंकी जब प्रीवियस अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का लगा समय t एसेंट, जो t एसेंट है जो u/g है वो 1 by n है। उसने ये दिया u/g जो है वो 1 by n है, इससे u आपको निकालना है g by n, और फिर h max के फॉर्मूले में डाल देना। बेटर है कि पूरा उसको डिराइव करें। ऑलराइट, दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। Thank you.